राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम तप व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च नव स्पर्शम दीप्तम स्वागतम। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और ये वो वाक्य हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल के स्वागत में गए। उससे पहले रक्षा मंत्री ने कहा था कि पंछी अपने ठिकाने पर आ चुके हैं और अब दुश्मनों की खैर नहीं है। लेकिन इन पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच एक घटनाक्रम वो भी है कि तीन पार्टियों को, तीन लोगों को इससे परेशानी हुई। एक था पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरी थी भारत की कांग्रेस पार्टी और उसके चाटुकार तमाम जो वामपंथी दल या फिर दूसरे तथाकथित लाल हरे नीले पत्रकार थे। उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन 22 साल के इंतजार के बाद भारत की धरती पर किसी बड़े फाइटर जेट ने कदम रखा, यानी कि लैंडिंग की। इससे पहले सुखोई आए थे रूस से, उसके अलावा कभी भी भारत में फिर से कोई नए टेक्नोलॉजी वाले जेट नहीं आ सके, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने उसको लटकाने का काम किया। आपको मैं याद दिला दूं कि इन राफेल को आने के लिए 20 साल लग गए। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसके लिए एयरफोर्स को हरी झंडी दी थी। उसके बाद सरकार बदली, मनमोहन सिंह की सरकार आई और वो ऐसी सरकार थी जो ये कहती थी कि हमारे पास पैसे नहीं है। मनमोहन सिंह कहा करते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, और उसी के तहत बाद में एक बयान A.K. एंटनी का आया था और उन्होंने कहा था 2014 में कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे जिससे कि हम राफेल को खरीद सकते। इस तरीके की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी आज फिर से राफेल की लैंडिंग के बाद एक बार फिर से उन्हीं सवालों को उठा रही है जिसको लेकर वो चुनावों में गई थी, और 130 करोड़ लोगों ने उसके उन सवालों के जवाब अपने वोट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिए थे। उसके बावजूद कांग्रेस नहीं सुधरी और न सुधरेगी। राफेल की अगर बात की जाए तो राफेल दुनिया का बेहतरीन फाइटर विमान है, और इसको लेकर भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख, जिनके कार्यकाल में ये डील हुई थी और जिन्होंने इस डील के लिए बाकायदा टेक्निकलिटी बताई थी कि क्यों जरूरी है भारत के लिए ये डील, VS धनोवा, उन्होंने भी आज स्पष्ट किया एक इंटरव्यू में कि भारत का जो राफेल है वो चाइना के JF-20 से कहीं ज़्यादा बेहतर है, कई मामलों में आगे है, और हम इसके आ जाने के बाद चीन को भीतर घुसकर मार सकते हैं। राफेल की जो तैनाती है गोल्डन एरो जो स्क्वाड्रन है उसके अंदर की गई है, और इस स्क्वाड्रन के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, यही वो कमांडिंग ऑफिसर थे जो फ्रांस के बोर्डक्स के मैककेनन एयरबेस से इन विमानों को उड़ाकर भारत लाए हैं और उसका नेतृत्व किया। भारत की धरती पर जो पहला विमान लैंड किया था उसको उड़ा रहे थे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, जो कि शौर्य चक्र विजेता है। और उनके बारे में एक और बड़ी बात है कि उनकी खुद की पत्नी भी एयरफोर्स में विंग कमांडर है और अम्बाला में ही तैनात हैं। तो ये 7 पायलट इसको उड़ाकर लाए थे, इनमें से एक उसके कमांडिंग ऑफिसर थे, बाकी कई जांबाज विंग कमांडर इसमें शामिल थे। और उसके बाद भारत की धरती पर ये जो 5 विमान लैंड हुए, 7 पायलट इसलिए थे क्योंकि 2 विमानों में डबल पायलट की जगह थी और डबल पायलट ही उसमें आए थे। उसके आने के बाद जिस तरीके से VS धनोवा ने कहा कि इसके आने से भारत की जो ताकत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सुखोई को इससे बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, और उसके पीछे वजह यह है कि जिन खूबियों से लैस है हमारा राफेल वो खूबियाँ बहुत बेहतरीन है। इसमें जो मीटियोर मिसाइल है इसकी अकेले की कीमत 6000 करोड़ है, और मैं कीमत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ही आज फिर से इसकी कीमत की बात कर रहे हैं। दरअसल 59,000 करोड़ की जो डील है उसमें करीब करीब 16,000 करोड़ का तो वो पूरा का पूरा डिवाइसेस हैं, जो कि रडार सिस्टम से लेकर स्टील टेक्नोलॉजी जैसे तमाम जो डिवाइसेस इसमें एक्स्ट्रा लगाए गए हैं उनकी कीमत 36 विमानों के लिए 16,000 करोड़ है, और 6,000 करोड़ वो कीमत है मीटियोर मिसाइल्स की। इसके अलावा इसमें स्कल्प मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर दूर है और ये हवा से ज़मीन में मार कर सकती है। मीटियोर मिसाइल की बात की जाए तो ये 150 से 200 किलोमीटर मार कर सकती है, और जब इसके साथ में इस विमान की तेज़ी को जोड़ दिया जाएगा तो ये और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। इनकी जो तैनाती है वो अम्बाला के बेस पे हो रही है, और इसके पीछे की वजह यह है कि अम्बाला का जो एयर बेस है उससे पाकिस्तानी सीमा भी 200 किलोमीटर पड़ती है और चीन की सीमा भी करीब करीब 200 किलोमीटर पड़ती है। और अगर वहाँ से उड़ान भर के भारत इन जांबाज
हवाई अस्त्रों का इस्तेमाल करता है तो निश्चित तौर पर चीन के जो आसपास के तीन एयरबेस हैं इसकी जद में आ जाएंगे, जिसका जिक्र आज पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोवा ने किया। और उन्होंने कहा कि वैसी स्थिति में चीन के जो विमान हैं भारत के विमानों के सामने बौने साबित होंगे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में एक नाम और है जिसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो है भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से। लेकिन वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरी डील को बहुत ज़्यादा तेजी देने का काम किया था, और उन्होंने फुल स्टडी कराया। और उस स्टडी की टीम में आज के भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया भी शामिल थे। और आज जब विमानों ने लैंडिंग की तो उनके ऊपर एक शब्द भी लिखा हुआ था RV1 RV2। ये RV शब्द का मतलब ही राकेश भदौरिया है। तो इस वजह से चूंकि आज वो वायुसेना के प्रमुख हैं, उनके नाम को कोड में इस्तेमाल किया गया। वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया के अलावा BS धनोवा की भी बहुत बड़ी भूमिका रही इस पूरी डील में। और उसके बाद जिस तरीके से सरकार इस पूरे मामले पर अड़िग रही और चुनावों के भीतर जाने के बावजूद उन्होंने कभी इस डील को कमजोर करने की किसी भी कांग्रेस की कोशिश को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेसी चोर चोर का हल्ला करते रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के तमाम जो मंत्री थे, चाहे वित्त मंत्री रहे हों अरुण जेटली या फिर निर्मला सीतारमण या मनोहर पर्रिकर, इन्होंने खंडन किया एक एक बात का। और उसके साथ साथ हमने भी खंडन किया था 2 साल पहले, जब इस मुद्दे पर कोई भी बोलने को राजी नहीं था और देखने पर गूगल करने पर केवल इकोनॉमिक टाइम्स और 1-2 अखबारों की थोड़ी बहुत जानकारियां मिलती थी। तब हमने 2 साल पहले राफेल की पूरी डील के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाया था, और उस वीडियो को तमाम लोगों ने उस समय पसंद किया था। उसके बाद कई वीडियो हमने इसके ऊपर बनाए और उन सारे झूठों से पर्दा उठाया जो कि कांग्रेस फैलाती रही थी। बाद में इसी बात को लेकर निर्मला सीतारमण जो रक्षा मंत्री थी, उन्होंने संसद में उन्हीं तथ्यों को रखा था करीब करीब हमारे वीडियो बनाने के 1 साल बाद। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी इस पर कितना बड़ा झूठ बोलती रही। आज भी फिर से रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल उठाया कि 526 करोड़ का विमान कैसे 1670 करोड़ का हो गया। हमने जिक्र किया किस तरीके से इसमें रडार सिस्टम और तमाम जो टेक्नोलॉजी है इस राफेल के अंदर, जो स्टील टेक्नोलॉजी, सेमी स्टील टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, और ये ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा इसे किसी रडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। इसके अंदर खुद के अंदर रडार होते हैं और उन्हीं रडार के माध्यम से ये अपने लक्ष्य को पहले ढूंढ सकता है, उसको निशाना बना सकता है और उस पर फायर कर सकता है। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाला ये 4वीं और 5वीं पीढ़ी का विमान, इसको 4वीं 5वीं दोनों पीढ़ी में बताया जाता है। दुनिया का आज सबसे शक्तिशाली विमान है। इसने अपने जो कारनामे हैं अभी मिस्र की वायुसेना द्वारा लीबिया में दिखाए थे, जैसे चीन और पाकिस्तान में खलबली मची थी। कांग्रेस ये पूछ रही है कि 136 विमानों की जगह आपने 126 विमानों की जगह आपने 36 ही क्यों खरीदे, जबकि कांग्रेस जो डील करने जा रही थी, जिसके लिए इस डील शॉर्ट लिस्ट की गई थी, राफेल का नाम आया था, उस डील में केवल 18 फ्लाईवेज कंडीशन में विमान थे और बाकी के विमानों को भारत में बनाए जाने की बात चल रही थी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से राफेल कंपनी ने उसके लिए मना कर दिया था और बाद में ये डील कैंसिल हो गई थी। लेकिन कांग्रेस ने यह भ्रम फैलाया कि वो 126 विमान खरीदने वाले थे। उनके विमानों के खरीद का जो सौदा था, उसका जो डॉक्यूमेंट था, उसमें केवल 18 विमानों को तैयार शुदा कंडीशन में भारत आना था, जबकि भारत की इस नई सरकार ने इसमें 18 की बजाय उसको 36 कर दिया, यानी कि 1 स्क्वाड्रन की बजाय 2 स्क्वाड्रन भारत आने के लिए डील की गई। उसके अलावा कई सारे बदलाव किए गए, कई सारे उसमें एडवांसमेंट किए गए और कई सारी चीज़ों को विशेष तौर पर जोड़ा गया, जिसकी वजह से कीमत बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इसको कीमत में अंतर जो आया है उसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अंबानी को पैसा पहुंचाया था। ये बात राहुल गांधी चुनावों के दौरान कहते रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि इस डील में महंगा होने का एक और कारण ये है कि ये जो डील हुई थी वो यूरो में हुई थी। उस समय जो बिड आई थी वो यूरो में आई थी और तब से लेकर अब तक यूरो का जो एक्सचेंज रेट है उसमें 20 रुपये का अंतर आ चुका है, 20 रुपये से ज़्यादा का अंतर आ चुका है। और वैसी स्थिति में जो विमान खरीदने की बात कांग्रेस 100 मिलियन यूरो में कर रही थी, उस विमान को मोदी सरकार ने 91 मिलियन यूरो में किया और ये सीधे तौर पर 9% कम था उस रेट से जो कांग्रेस देने को तैयार हो गई थी। लेकिन कांग्रेसी इसकी बात नहीं करेंगे। आज चाहे शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह जैसे लोग हों, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हों, रवीश कुमार जैसे लोग हों, आज वो राफेल के भारत आने से खुश नहीं है बल्कि दुखी है।
और बहाने बहाने लेकर वो एक तरफ कह रहे हैं कि भारत में राफेल का स्वागत है, लेकिन ये स्वागत ढोल नगाड़े के बाद साथ ज़्यादा जोर से नहीं करना चाहिए क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सुरजेवाला कह रहे हैं कि भारत में राफेल का स्वागत है, लेकिन 4 सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और जो 4 सवाल वो पूछ रहे हैं वो 4 सवाल वही है कि 526 का विमान 1670 करोड़ में कैसे हो गया, 126 की बजाय 36 ही क्यों आए, और मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस क्यों हुआ, 5 साल की देरी क्यों हुई। अब ये चारों सवाल खुद कांग्रेस की तरफ ही इशारा करते हैं कि इस विमान के भारत आने में 22 साल की देरी क्यों हुई। कांग्रेस ने 2001 का प्रस्ताव 2011 में फाइनलाइज करने के लिए, उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्यों रखा, और बाद में उस डील को 2013 में क्यों कैंसिल किया गया। तो इसमें से 12 साल तो कांग्रेस ने खत्म कर दिए, और कांग्रेस इस पूरे डील को कैंसिल कराना चाहती थी। 2019 के चुनाव में यही मुद्दा था कि ये डील कैंसिल होनी चाहिए, और उसको लेकर तमाम ऐसे कांग्रेसी चमचे, प्रशांत भूषण जैसे लोग या फिर यशवंत सिन्हा जैसे लोग, अरुण शौरी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को खारिज कर दिया था। सीएजी ने कह दिया था कि इस डील में कोई लोचा नहीं है, कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस ये चाहती थी कि ये डील कैंसिल हो जाए, और अगर किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार दोबारा आ जाए तो बाद में इस डील को अपनी दलाली सुनिश्चित करके दोबारा से किया जाए। जी हाँ, 2018 में ही ये बात सामने आ गई थी। रॉबर्ट वाड्रा का एक सहयोगी संजीव चड्ढा इस पूरे मामले के अंदर डील करने की कोशिश कर रहा था। उसी की वजह से जो डील थी राफेल के साथ वो कैंसिल हुई, और यूरो फाइटर को उसमें शामिल करने की बात हो रही थी, यूरो फाइटर खरीदने की बात हो रही थी, क्योंकि उसमें रॉबर्ट वाड्रा को सीधे सीधे कमीशन जाना था। और एक और बात मुझे याद आती है, जब अरुण जेटली ने संसद के अंदर कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि कोई भी रक्षा डील बगैर कमीशन के, बगैर दलाली के पूरी हो जाए, और इसी वजह से कांग्रेस इस डील को कैंसिल कराना चाहती है। पहले भी डील इसीलिए कैंसिल हुई थी क्योंकि जिस तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में सोनिया गांधी और सन ऑफ इटालियन लेडी यानी कि राहुल गांधी का जिक्र आया था और उनको दलाली देने की बात की गई थी, इसलिए सन ऑफ इटालियन लेडी नहीं चाहता है कि इस बार भी ये डील हो जाए और कांग्रेस को कोई कमीशन न मिले। बोफोर्स का मामला हो या अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो, तमाम ऐसे मामले देश के सामने हैं जब गांधी परिवार बगैर रिश्वत लिए किसी भी रक्षा सौदे को होने नहीं देता है। और गांधी परिवार को यह लग रहा था कि अगर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है और उनकी सरकार बनती है तो इस डील में उनको कम से कम 10% का यानी कि 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान चौकीदार चोर है का नारा लगाया, और यहां तक गिर गए वो कि जब मनोहर पार्रिकर कैंसर से पीड़ित थे तब उनसे मिलने जाते हैं राहुल गांधी, और बाहर आकर एक बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इस डील के लिए, राफेल के लिए हाँ नहीं किया था, प्रधानमंत्री ने ये डील की है और मैंने इस पूरी डील से कोई संबंध नहीं है। इस तरीके की बातें मनोहर पार्रिकर को लेकर झूठ बोला था, जिसका खंडन खुद मनोहर पार्रिकर ने एक पत्र के माध्यम से दिया था, और ये कहा था कि राहुल गांधी अपनी नीचता को यहाँ भी नहीं छोड़ सके। वो मेरे से मिलने आए थे मेरा स्वास्थ्य पूछने के बहाने, और बाहर जाकर उन्होंने जिस तरीके की घिनौनी हरकत की है वो आदमी को शोभा नहीं देता है। और राहुल गांधी अपने खानदान की उस परंपरा को निभा रहे हैं जो कि देश के साथ गद्दारी करता रहा है। राहुल गांधी ने वही किया है, उस पर माफी भी नहीं मांगी। मनोहर पार्रिकर की बाद में मौत हो गई, और इसको लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा था कि राहुल गांधी इतना नीच व्यक्ति किस तरीके से बन सकता है कि वो भारत के रक्षा मंत्री के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कर सकता है, इस तरीके की घिनौनी हरकत कर सकता है और देश को भी दांव पर लगा सकता है। लेकिन ये परंपरा रही है कांग्रेस की, और इसके सबूत भी सामने आ गए कि किस तरीके से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से इस गांधी परिवार को पैसा मिला, जिसके बदले में इन्होंने चीनियों के हाथों भारत के व्यापार को बेच दिया, और बाद में चीन को फायदा पहुंचाने के लिए ही राफेल की डील को कैंसिल कराने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस तुल पड़ी थी। ताकत लगा दी थी कांग्रेस ने, लेकिन वो ताकत भारत के 130 करोड़ लोगों के सामने नाकाम साबित हुई, फुस हो गई, और भारत में आज राफेल आ चुका है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। जय हिंद, जय भारत।